दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज किताबनामा श्रृंखला के अंतर्गत प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार सुदर्शन की कहानी हार की जीत का विश्लेषण प्रस्तुत है। कहानी का विश्लेषण बहुत आत्मीय ढंग से कथाकार देवेंद्र ने किया है। देवेंद्र को आप कहानीकार के तौर पर बखूबी जानते हैं, लेकिन इस कहानी का विश्लेषण सुनकर आपको उनकी समीक्षात्मक दृष्टि का पता चलेगा। तो आइए सुनते हैं हार की जीत कहानी का विश्लेषण। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार श्री सुदर्शन प्रेमचंद के समकालीन कथाकार थे। 20वीं सदी के तीसरे दशक में लिखी गई उनकी कहानी हार की जीत अपनी वर्णन शैली, छोटे छोटे वाक्य, देशज मुहावरों के प्रयोग और बोलचाल की भाषा में गद्य का प्रवाह आदि के कारण यह कहानी न सिर्फ अपने समय में बल्कि आज 100 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिकता और रोचकता बरकरार रखे हुए है। जब अपने समय के दो श्रेष्ठ कथाकार एक ही साथ लिख रहे हो तो यह कहना बेमानी है कि उसमें कौन किससे प्रभावित है। शायद दोनों ही अपने युग की समान जीवन संवेदना और उच्च आदर्शों से प्रेरित जीवन मूल्यों से एक साथ एक तरह से प्रभावित हो रहे थे, जिसका विकास उनकी कहानियों में स्पष्टतः दिखाई दे रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वह युग मूलतः जीवन के उच्च आदर्शों से प्रेरित था, जिसका प्रभाव प्रेमचंद और सुदर्शन की रचनाधर्मिता में अलग अलग कथानकों के बावजूद एक ही तरह से अभिव्यक्त हो रहा था। प्रेमचंद अपने प्रारंभिक दौर की कहानियों के माध्यम से आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के प्रणेता के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे थे। अलग से कहना न होगा कि श्री सुदर्शन की यह कहानी हार की जीत भी जीवन में उसी उच्च नैतिकता और आदर्शपरक मूल्यों के प्रतिष्ठा की कहानी है। तब समाज की अति प्रचलित और प्रतिष्ठित संस्थाओं में आदर्श का पालन तो आम बात थी ही, अपितु समाज के गहिर्त माने जाने वाले पेशों में भी नैतिकता और आदर्श हमें असंभव से नहीं लगते। प्रस्तुत कहानी का एक मुख्य किरदार डाकू खड़क सिंह का भी इन्हीं आदर्शों के प्रभाव से हृदय परिवर्तन होता है। कहानी में कुल 3 चरित्र है। उसमें भी एक तो बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान ही है और दूसरा पात्र उस इलाके का कुख्यात डाकू खड़क सिंह है। कहानी का कथानक मात्र इतना भर है कि बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान अपनी तेज दौड़ और प्रभावशाली ढील ढाल के कारण पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। साधु स्वभाव और संतोषी प्रवृत्ति के बाबा भारती की जान अपने घोड़े में ही बसती थी। घोड़े की ख्याति सुनकर डाकू खड़क सिंह एक दिन बाबा भारती की कुटिया पर आकर उसे देखता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। बाबा भारती और सुल्तान की सुखी, संतुष्ट तथा प्रसन्न दिनचर्या में खड़क सिंह द्वारा दी गई धमकी, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, के बाद से ही सीधे साधे कथानक में कहानी की भूमिका बनने लगती है। एक शाम खड़क सिंह निराश्रित अपाहिज के वेश में भिखारी जैसी हालत लिए उधर से गुजर रहे बाबा भारती से घोड़े पर बैठाकर अपने गांव तक छोड़ देने की याचना करता है। दयावश बाबा भारती उसे घोड़े पर बैठाकर उसके गांव की ओर चल देते हैं। उन्हें क्या पता कि दया की भीख मांगता यह अपाहिज वास्तव में डाकू खड़क सिंह है, जो थोड़ी देर बाद ही उन्हें धक्का देकर गिरा देता और फिर घोड़ा लेकर भाग जाता। हर महत्वपूर्ण कहानी में कुछ ऐसे जीवन प्रसंग या एकाध वाक्य होते हैं जो कहानी को कालातीत बना देते हैं। इस कहानी में वह प्रसंग बेहद मार्मिक ढंग से उभर कर सामने आया है। बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसका क्या अर्थ हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका।
हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दिन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। अपने जान से प्यारे घोड़े को खोकर अपनी पराजय से बेपरवाह बाबा भारती अपनी कुटिया में निश्चिंत होकर सो रहे हैं। जिन्होंने प्रेमचंद की कहानी पूस की रात पढ़ी होगी, उन्हें बाबा भारती की नींद में वही निश्चिंतता दिखाई देगी जो नील गायों द्वारा खेत चर लिए जाने के बाद हल्कू के चेहरे पर दिखाई देती है। वही जिसे कहते हैं ना, फकीरी का ठाठ। अपनी सफलता और जीत पर लगे धोखेबाजी के कलंक से बेचैन डाकू खड़क सिंह इस कदर आत्मघृणा में डूबता जाता है कि रात के अंधेरे में चुपचाप आकर घोड़े को बाबा भारती के अस्तबल में छोड़ जाता है। आदर्श हार कर भी जीत जाता है। यह है कहानी का मर्म और शीर्षक की सार्थकता। अपने कलेवर में बेहद छोटी होने के बावजूद इस कहानी का प्रभाव ऐसी हजारों कहानियों से ज्यादा सघन और दूरगामी है जो यथार्थ चित्रण के नाम पर बेवजह का विस्तार घेरती रहती है और प्रभाव के नाम पर तोता चना बाजे घना। छोटे छोटे वाक्यों की लय, लोक प्रचलित मुहावरों से गूंथी हुई रोचक और प्रभावशाली भाषा में कहानी जिस प्रवाह के साथ आगे बढ़ती चली जाती है, उसे देखकर बार बार प्रेमचंद की याद आती है। वर्णन करने का ढंग तो दोनों कथाकारों का इतना एक सा है कि एक उदाहरण देने से रोक पाना मेरे लेखे असुविधाजनक लग रहा है। देखिए, सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। उपर्युक्त अंश से ही प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग की शुरुआत होती है। अब आप हार की जीत कहानी की शुरुआत देखें। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। इसे ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि अमुक लेखक ने अमुक लेखक की नकल की है, बल्कि यह युग की चेतना का प्रभाव होता है जो न सिर्फ आपकी विचार प्रक्रिया मात्र को प्रभावित करता है, बल्कि अभिव्यक्ति और भाषा कौशल को भी प्रभावित करता है, बदलता भी है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि गांधी जी के प्रभाव से प्रेमचंद की रचनाओं में हृदय परिवर्तन एक विजन की तरह उपस्थित हुआ है। वह आदर्शों का युग था। गांधी जी उसके जनक नहीं थे, बल्कि उसी की राजनीतिक अभिव्यक्ति थे। जैसे साहित्य में प्रेमचंद या श्री सुदर्शन की यह कहानी हार की जीत। युग के प्रभाव से डाकू होने के बावजूद खड़क सिंह का भी अपना आदर्श है। वह डाकू है, लेकिन धोखेबाज नहीं बनना चाहता। बाबा भारती के पराजित आदर्शों की तुलना में उसे छलपूर्वक हासिल की गई अपनी सफलता ओछी लगती है। इस तरह बाबा भारती की हार एक बड़ी जीत में बदल जाती है। इस कहानी में वातावरण के जितने भी चित्र आए हैं, वे काव्य जैसी सरलता लिए हुए बेहद प्रभावशाली हैं। 1920-21 के आसपास लिखी गई यह कहानी अपने प्रकाशन के 100 वर्ष बाद भी हिंदी कहानी में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। एक ऐसे उत्तर आधुनिक समय में जब लोग अधिक से अधिक व्यवहारिक होते हुए आदर्श को कहानी से ज्यादा अहमियत नहीं देते, तब यह यकीन करना असंभव है कि आज से महज 100 साल पहले ऐसे ढेरों छोटे छोटे आदर्शी जीवन की सच्चाई थे, जिसके बीच से मनुष्यता की विराट छवियां उभरती थी। प्रेमचंद की तरह, गांधी की तरह व्यवहारिकता के नाम पर हमारे आसपास यथार्थ का जो दलदल फैलता जा रहा है, उसमें बरगद के विशाल वृक्ष की कोई संभावना नहीं। वहां सिर्फ बेत या सरकंडे की कंटीली झाड़ियों का उत्सव ही संभव है। लघु मानव की अवधारणा इसी व्यवहारिक होते जाते आदमी का यथार्थ है। ऐसे में श्री सुदर्शन की यह कहानी हमारे जीवन की नहीं, युग की कहानी है। दोस्तों, यदि यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी पसंद नापसंद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।